यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल को तस्लीम किया कि उन्हें नेटो की रुकनियत की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को खुद पर और अपने शराकतदारों की मदद पर इन्हिसार करना होगा। उन्होंने शुमाली यूरोप के ममालिक से रूस के हमले का मुकाबला करने के लिए मजीद हथियारों की अपील भी की। ज़ेलेंस्की लंदन में मुश्तरका मेहमानती फोर्स के रहनुमाओं से वीडियो लिंक के जरिए कीव से बात कर रहे थे। Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО, ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти, і це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ почув. यूक्रेन के सदर ने शुमाली यूरोपीय रहनुमाओं से अपने मुल्क पर रूस के हमले का मुकाबला करने के लिए मजीद हथियार फराहम करने की अपील की है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल को कोविड लिंक के जरिए रहनुमाओं से बात करते हुए कहा कि यूक्रेन की फौज तेजी से हथियार और दीगर हार्डवेयर इस्तेमाल कर रही है जो मगरबी ममालिक ने उनके मुल्क में भेजे हैं। उन्होंने रूस पर मुकम्मल तिजारती पाबंदियां आयद करने की अपील करते हुए कहा कि पाबंदियां रूसी पेशकदमी का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है। We hear a lot of conversations about the Third World War, that allegedly it could start if NATO will close the Ukrainian sky for Russian missiles and planes, and therefore the humanitarian no-fly zone was not yet established. That allows Russian army to bombard peaceful cities and blow up housing blocks and hospitals and schools. 4 multi-storied buildings in Kyiv in the early morning were bombarded, dozens of dead. So they're putting, shelling the schools and universities. Of course, Ukraine is not the NATO member. We understand that. We are quite adequate regarding our understanding. We have heard for many years about the open doors, but we also heard that we can't enter those doors. And this is truth, and we have simply to accept it as it is. And I'm glad that our people already have come to that understanding. We count on ourselves and on the partners who are helping us bilaterally. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को आज 20 दिन हो गए हैं। यूक्रेन के कई शहर रूसी अफवाज के हमले की जद में हैं। कीव पर रूसी अफवाज ने जबरदस्त शेलिंग की है जिसमें कई इमारतों में आग लग गई है। देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को आज 20 दिन हो गए हैं। जमीन पर दोनों ही ममालिक की अफवाज एक दूसरे के खिलाफ मुसलसल मुकाबला कर रही है। गुज़िश्ता 20 दिनों से जारी रूसी हमलों ने शहरियों और शहरों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हलाकतों और तबाहकारियों का सिलसिला दराज होता जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ जंग की शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इंसानी बहरान शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। कीव में हाउसिंग ब्लॉक में हमले में कम से कम 4 शहरी मारे गए हैं। कीव में बढ़ती शेलिंग के सबब 35 घंटे का कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है। Of bombing, civilian people died. Last morning, we was one district of Bologna, where people killed. Today, another apartments building. We don't know exactly the numbers of people. We have not entrance to every floor, but right now, close to 50 people. Старі люди, вони вже прожили, люди у віці, а от маленьких шкода, що вони ще й життя не бачать. दनीप्रो में रूसी रॉकेट हमले में मरकजी सिविल एयरपोर्ट का रनवे तबाह हो गया। दनीप्रो के गवर्नर का कहना है कि रूसी फौज ने रात को मरकजी सिविल एयरपोर्ट पर रॉकेटों से हमला किया जिससे एयरपोर्ट का रनवे तबाह हो गया और टर्मिनल की इमारत को नुकसान पहुंचा है। जंग के बीच दोनों ममालिक के हुकाम के बीच मुज़ाकरात भी जारी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी वफ्द बेहतर तरीके से बातचीत कर रहा है। उन्होंने रूस के खिलाफ एहतजाज करने वालों का शुक्रिया अदा किया। Цим працювала і наша делегація на переговорах з російською стороною. Доволі непогано, як мені доповіли. Але подивимось трохи.
продолжить завтра. Благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду, тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом «Против войны». Тем, кто не боится. पोलैंड, जमहूरिया चेक, सिल्वानिया के वज़राए आज़म यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव जाएंगे। वो सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। जमहूरिया चेक के वज़ीर आज़म का कहना है कि यूक्रेन के दौरे का मकसद यूक्रेन के खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए यूरोपीय यूनियन की हिमायत की तस्दीक और यूक्रेन के लिए हिमायत का वसी पैकेज पेश करना है। Państwo mniej więcej godzinę temu pociąg, na pokładzie którego znajduje się premier Mateusz Morawiecki, wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz premierzy Czech i Słowenii przekroczył granicę polsko-ukraińską. Delegacja kieruje się do Kijowa. W Kijowie dzisiaj odbędą się spotkania z panem prezydentem Zełenskим i z premierem Szmyhalem. Delegacja इस बीच जंगज़दा शहरों में फंसे शहरियों को निकालने का अमल भी जारी है। हालांकि यूक्रेन के मुताबिक इस काम में रूसी हमले से रखना पड़ रहा है। यूक्रेन ने कहा कि मरकजी इलाकों से 1,40,000 शहरियों का इनखला मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि मारियोपोल को रूसी अफवाज ने घेर रखा है और यहाँ इनखला का अमल मुतासिर हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए मुहाजिरीन ने कहा कि जंग के बाद से अब तक 30 लाख अफराद ने यूक्रेन छोड़ दूसरे ममालिक में पनाह ली है। इन मुहाजिरीन में 14 लाख से करीब बच्चे शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ इंसानी बहरान में इजाफा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। फ्रांस में रूस के सफीर ने कहा कि रूस को मुल्क के मशरक़ में रूस के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यूक्रेन में मुदाखलत करने पर मजबूर किया गया। सफीर एलेक्सी ने कहा कि ये ऑपरेशन यूक्रेनी अफवाज को बागियों के ज़ेर कब्ज़ा खुद साख्ता जमहूरिया डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्ज़ा करने से रोकने के लिए ज़रूरी था। उन्होंने पेरिस में सहाफ़ियों से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। Действия России, они были вынужденными действиями и с тем, чтобы предупредить готовящийся боевой захват этих республик. Это принятие на законодательном уровне запретов на деятельность неонацистских организаций на территории Украины и отмена фактически российских законов, которые были приняты на протяжении последних лет на Украине, включая запрет использования русского языка, закон о коренных народах Украины, в состав которых не попали русские, и целый ряд других законов. И с тем, чтобы перевернуть страницу и уже двигаться в новом измерении, это признание Украиной Крыма как неотъемлемой части России и независимости этих двух республик. रूस से मुकाबले के लिए अमरीकी फौज भले ही रास्त तौर पर मैदान में घमासान में नहीं कूदेगी, लेकिन अमरीका यूक्रेन को हथियार, पैसे और दीगर तरह की इमदाद फराहम करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि वो यूक्रेन को $20 करोड़ मालियत के हथियार फराहम करने की कोशिशें तेज कर रहा है। बाइडन ने ट्वीट किया कि हलीफों की मदद से अमरीका इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि यूक्रेनी अवाम अपने मुल्क का दिफा कर सकें। इसके लिए उन्हें 1.2 बिलियन की मदद देगा। इसके साथ साथ अमरीका यूक्रेनी रेफ्यूजीज को भी पनाह देगा। रूस की यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा होने के बाद अब रिकॉर्ड कमी वाक़ई हुई है। कीमत $100 फी बैरल से कम हो गई है। WTI खाम तेल की कीमत 5% से जायद गिरावट के बाद $97.13 पर आ गई है। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $100.54 फी बैरल हो गई। चीनी मईशत में सुस्त रवि को कीमतों में कमी का सबब माना जाता है। ब्रेंट खाम तेल नई बुलंदी पर पहुंच गया है। चीन की मईशत में मुमकिन सुस्त रवि के खर्चात तेल की कीमतों में कमी की वजह बताई जा रही है। इससे पहले रूस यूक्रेन जंग से तेल की कीमतों में 14 साल के बाद बड़ा इजाफा हुआ था।
इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक यकुमता 14 मार्च आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 23 रुपये बढ़ी। इस दौरान आलमी मार्केट में डीजल की फी लीटर कीमत 34 रुपये बढ़ी। ज़राए का कहना है कि काफ़ी अरसे से हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल सामने आ रहा था। ताहम सियासी सूरत हाल के सबब 16 मार्च से कीमतों में रद्दोबदल न होने का कवी इम्कान है। मेरी दुआएं यूक्रेन के लिए हैं, ये कहना है मिस यूनिवर्स हरनाज सिंधु का। उन्होंने खैराती इदारों के लिए ताउन पर जोर दिया। हरनाज सिंधु लोगों पर जोर दे रही हैं कि वो यूक्रेन में काम करने वाले खैराती इदारों की मदद करें। वाज़ेह है कि जंग की वजह से मुल्क से निकाले गए लोगों की तादाद 30 लाख हो गई है। And in Ukraine right now, my heart breaks to see how things are happening all around the world, and how people are getting affected, and women and children, everyone. And my prayers are there for Ukraine and the people of Ukraine. And Smile Train has donated 1 million donation to lend their support, and they have their organization there in Ukraine as well, and they're taking care of women and children. And I think together, if we donate and we support that, we can help the people of Ukraine the least that we could. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फॉक्स न्यूज का कैमरामैन यूक्रेन में हलाक हो गया है। कीव में कैमरामैन की जान गई है। खबर रसाई एजेंसी AFP के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। अब तक 2 सहाफी अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी और अफसोसनाक खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। फॉक्स न्यूज के कैमरामैन यूक्रेन में हलाक हुए हैं। कीव में कैमरामैन की जान गई है। खबर रसाई एजेंसी AFP के हवाले से खबर सामने आ रही है। अब तक आपको बता दें कि इस जंग में 2 सहाफी अपनी जान गंवा चुके हैं। तो रूस और यूक्रेन जंग में फॉक्स न्यूज तो आपको बता दें कि फॉक्स न्यूज के कैमरामैन यूक्रेन में हलाक हो गए हैं। अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए कैमरामैन ने अपनी जान गंवा दी। खबर रसाई एजेंसी AFP के हवाले से खबर बता रहे हैं। अब तक आपको बता दें इस जंग में 2 सहाफियों ने अपनी जान गंवा दी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। हिजाब के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि इस्लाम में हिजाब जरूरी अमल नहीं है। अदालत ने यूनिफॉर्म के सिलसिले में रियासी हुकूमत के हुक्मनामे को दुरुस्त करार दिया। मुस्लिम तंजीमों और दानिश्वरों ने अदालत के फैसले पर मायूसी का इजहार किया है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने आज हिजाब पर अपना फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच ने कहा कि इस्लाम में हिजाब जरूरी अमल नहीं है। अदालत ने हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ उडुपी की PU कॉलेज की तालिबात की अर्जियों को खारिज कर दिया। 11 दिनों तक समाअत मुकम्मल करने के बाद अदालत ने 25 फरवरी को अपना फैसला महफूज रखा था। 18 दिनों के वक्फे के बाद आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी के अलावा जस्टिस कृष्णा दीक्षित और जस्टिस ज़ैबुन्निसा मोहिउद्दीन काजी इस बेंच में शामिल रहीं। अदालत के 129 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में 4 अहम नुकात कुछ यूं हैं। हिजाब या हेड स्कार्फ इस्लाम के अकीदे का क्या जरूरी हिस्सा है? इस सवाल पर अदालत ने कहा कि मुस्लिम ख्वातीन के लिए हिजाब का पहनना जरूरी अमल नहीं है। CDC यानी कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से तयशुदा यूनिफॉर्म से आज़ादी इजहार की खिलाफ वर्जी नहीं होती।
हुकूमत से मंजूर शुदा ड्रेस कोड कानून के मुताबिक है, इस पर तलबा को एतराज नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा कि 5 फरवरी को रियासती हुकूमत की जानिब से ड्रेस कोड के सिलसिले में जारी हुक्मनामा ऐन कानून के मुताबिक है। दस्तूर हिंद में हुकूमत के लिए इस तरह का फैसला लेने की गुंजाइश है। अदालत ने उडुपी की कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करने की अर्जी पर कहा कि इस मौके पर यह दरख्वास्त मुनासिब नहीं। 11 दिनों तक हुई जरा में मुल्क के मशहूर वकला ने हिजाब की हिमायत में बातें रखी थी। एडवोकेट यूसुफ मचाला, एडवोकेट अब्दुल मजीद डार, कर्नाटका हाई कोर्ट के सीनियर वकील देवदत्त कामत, साबिक एडवोकेट जनरल रवि वर्मा कुमार, एडवोकेट ताहिर हुसैन और दीगर वकला ने हिजाब की हिमायत में जरा की थी, जबकि हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल परबुलंगा नाउडगी ने जरा की थी। कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से भी चंद वकला ने जरा में हिस्सा लिया था। अदालत के फैसले के बाद हिजाब के लिए रुजू हुई तालिबात सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो सकती हैं। मिली तंजीमों ने, मुस्लिम इदारों ने अदालत के फैसले पर अफसोस का इजहार किया है। इसी दौरान हिजाब की हिमायत में जिन्होंने अर्जी दाखिल की थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला लिया है। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे और सहराए नकाब में अलग अलग वाक़यात में एक नौजवान समेत 3 फ़लस्तीनियों को गोली मारकर शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि मंगल की सुबह शुमाली शहर नाब्लुस में पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 17 साला नादिर रेयान सर, सीने और हाथ में गोली लगने से हलाक हो गया। हमले में दीगर 3 फ़लस्तीनी भी हलाक हुए हैं। कई जख्मी हुए हैं, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक है। इसराइल की सरहदी पुलिस के तर्जुमान ने फ़लस्तीनियों की हलाकत की तस्दीक की है। तर्जुमान ने कहा कि हमारे फौजियों पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में एक फ़लस्तीनी मारा गया और कई जख्मी हो गए। इसराइल फौज ने बलाता में मतलूब एक फ़लस्तीनी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक अरफात इसराइल को कई माह से मतलूब था। उसके घर पर कई मरतबा छापा मारा गया। अरफात के घर वालों को धमकियां मिली कि अगर उसने खुद सुपुर्दगी नहीं की तो उसे मार दिया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के बाद तसादुम शुरू हो गया। इसराइली फौजियों और फ़लस्तीनी बंदूक बरदारों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें शहरियों का जानी नुकसान हुआ। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान जौहरी मुज़ाकरात तातुल का शिकार नहीं है, बल्कि आर्जी तौर पर रोके गए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मग़रिबी मुज़ाकरातकारों पर बातचीत पर इत्तेफ़ाक़ करने से बचने के लिए मामले को घसीटने का इल्ज़ाम लगाया। सईद खतीबज़ादा ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मुज़ाकरात के तमाम फ़रीक़ अब भी हर सतह पर मशावरत कर रहे हैं और ईरान वियना में वापसी और एक अच्छे और देरपा मुआहदे तक पहुंचने से पहले अमरीकी जवाब का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वाशिंगटन ने फैसला कर लिया तो हम मुज़ाकरात के आखिरी दौर तक पहुंचने के लिए वियना वापस जाएंगे। हम अमरीकी रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। खतीबज़ादा ने कहा कि अमरीका ने वियना मुज़ाकरात में नई दरख्वास्तें पेश की, जो कि मुज़ाकरात के आगे बढ़ने की बुनियादी वजह है। تولید بمب فلان قدر فاصله داره، حرفای مهمل و بی‌معناست. خودشون میدونن که ما دنبال این قضیه نیستیم، دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم، ما دنبال بهره‌مندی صلح‌آمیز از هسته‌ای هستیم. این رو فهمیدن، تشخیص میدن، نمیخوان ملت ایران این پیشرفت بزرگ و چشمگیر علمی رو بهش دست. न्यूजीलैंड की मस्जिद में फायरिंग के वाकये को 3 बरस मुकम्मल हो गया है। 2019 में एक सफेद फार्म शिद्दत पसंद ने 51 अफराद को हलाक और 40 से ज्यादा को जख्मी किया था। देखिए रिपोर्ट। न्यूजीलैंड की मस्जिद में फायरिंग के वाकये को आज 3 बरस मुकम्मल हो गया है। साल 2019 में 15 मार्च को न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में नमाज जुमा के दौरान मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 51 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। मस्जिद में फायरिंग से बच जाने वाले एक शख्स ने नमाजियों को कत्ल करने की 3री बरसी के मौके पर अमन के लिए 2 हफ्ते पैदल और मोटरसाइकिल की मदद से 360 किलोमीटर का फासला तय किया। Appreciated all your support and
finally I'm here, and then only a few minutes to be silence, and then we will have azan in 1:39, and I would like everyone's be silent for a minute to remember 51 people lost here. So we have to remember them. मंगल के रोज अटाकुकुगो को दिगर लोगों का भी साथ मिला। वो ठीक 1:40 पर अल-नूर मस्जिद में दाखिल हुए। ये वही वक्त था जब नमाज जुमा के दौरान इस मस्जिद में नमाजियों पर गोली बरसाई गई थी। अटाकुकुगो को 9 गोलियां लगी थी। उनके चेहरे, बाएं बाजू और दोनों टांगों में गोली लगी थी। वो अक्सर चहलकदमी और सवारी के दौरान दर्द महसूस करते हैं। 3 years ago I was shot. First bullet in 140, and that's why I choose to arriving here this time. And I get shot 9 times, so 3 years later I'm here now, and I want to show to the strength and faith and unity, and we are one, and terrorist is nil. The winner, and he is the loser. न्यूजीलैंड में जिस बंदूक बरदार ने क्राइस्ट चर्च की एक मस्जिद में अंधाधुंध फायरिंग करके 51 नमाजियों का कत्ल कर दिया था, अदालत ने उसे बगैर पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हलाकतों की तादाद के एतबार से न्यूजीलैंड की तारीख में दहशतगर्दी का ये बदतरीन और सबसे बड़ा वाकया करार दिया गया था। वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने अपने एक बयान में कहा था कि मुसल्लह अफराद ने मसाजिद पर हमले बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत किए थे। इन्होंने इस वाक़े को दहशतगर्दी व मुल्क की तारीख का स्याह बाब करार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चीन में नए कोरोना केसेस में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले मंगल के रोज को दुगना इजाफा हुआ है, क्योंकि मुल्क को वबाई अमराज के इब्तदाई दिनों के बाद से अब तक की सबसे बड़ी वबा का सामना है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा कि ताज़ा तरीन 24 घंटों के दौरान मकामी तौर पर फैलने वाले 3,507 नए केसेस की निशानदही की गई है, जो एक दिन में पहले 1,337 थी। चीन में मार्च के पहले 2 हफ्तों में 10,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा हैं। चीन भर में मुतादिद वबाओं में किसी नई मौत की इतला नहीं मिली है और केसेस की तादाद दुनिया के बहुत से दूसरे मकामात के मुकाबले में कम है। बीजिंग और शंघाई समेत 1 दर्जन से ज्यादा सूबों और बड़े शहरों में छोटी वबा फैल चुकी है। चीन की हुकूमत ने इतवार के रोज जनूबी शहर शेंजीन को केसेस में इजाफे की वजह से बंद कर दिया और हुकाम ने उसके बाशिंदों पर 3 राउंड टेस्ट करने का हुक्म दिया। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।